नमस्कार दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए। आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं यूपी होमगार्ड जीके/जीएस की क्लास। तो अगर आप लोग यूपी होमगार्ड की तैयारी करना चाहते हैं दोस्त, तो आप लोग इस क्लास को पूरा देख लेना। इसमें हम आपको 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसा कि आज का जो है तीसरा सेट है। तो आप लोग जो है इस क्लास में ज़रूर बने रहना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि जो आपका टी20 मैच वर्ल्ड कप मेंस की बात करते हैं तो विजेता देश कौन बना है। तो आप लोगों को याद रखना है, विजेता देश भारत देश बना है। कौन सा देश? भारत देश बना है। और आप लोगों को बता देते हैं, जो आपका आईसीसी मेंस टी20 मैच हुआ था 2024 में, किसके किसके बीच में हुआ था, तो आपको याद रखना है, एक तो भारत और दूसरा आपका दक्षिण अफ्रीका के बीच जो है इस मैच को खेला गया था। और इसमें जो अफ्रीका ने मतलब भारत ने जो है कितने रन से हारा था, जीता था, तो आपको याद रखना है, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जो है 7 रन से, कितने रन से? 7 रन से हराया था। तो आपको याद रखना है, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता देश कौन बना है, तो आपका भारत हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या है, इसरो के आदित्य L1 मिशन का हेलो ऑर्बिट क्या लिखा है, इंसर्शन आपका मतलब HOI कब सफल हुआ? तो जो आपका आदित्य L1 है, इस मिशन की बात करते हैं, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपको याद रखना है, 6 जनवरी 2024 में इस मिशन की क्या किया गया था, सफल परीक्षण किया गया था दोस्तों। आपको याद रखना है कि इस मिशन की खास बात क्या थी, जो कि आपका जो सूर्य है उसका अध्ययन करने के लिए जो है इस मिशन को लॉन्च किया गया था। तो आपको याद रखना है कि आदित्य L1 जो है, इस मिशन की बात करते हैं तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो है इस मिशन का क्या किया गया था, सफल परीक्षण किया गया था दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो भारत के 3 नए आपराधिक कानून जो है BNS, BNSS, BSA किस तारीख से लागू हुआ है? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 1 जुलाई 2024 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात करते हैं BNS, BNSS, BSA, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, जो आपका BNS है मतलब भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा, और BNS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाएगा, और जो आपका लास्ट में है आपका BSA की बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि यही सब कानून जो है किस तारीख को लागू हुए हैं, तो जुलाई 2024 में दोस्तों। अगर आपसे हम पूछते हैं कि जो आपका जुलाई में आपका क्या आया था, तो आप लोगों को याद रखना है, जो आपका GST लागू किया गया था, किस तारीख को लागू किया गया था, तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए किस तारीख को आपका GST दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय आपका फूल कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? तो पुष्प की बात करते हैं दोस्तों, तो पलाश क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों कि इसमें अगर आपसे पूछा है फूल के बारे में, अगर आपसे हम इसी में पूछते हैं कि पशु क्या हो जाएगा, पक्षी क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को याद रखना है पशु के बारे में कि उत्तर प्रदेश का जो है 12 सिंगा पशु हो जाएगा। और पक्षी की बात करते हैं दोस्तों, तो जो आपका सारस है, क्रेन है, यही क्या हो जाता है, राजकीय पक्षी हो जाता है। उसके बाद अगर हम पूछते हैं वृक्ष क्या हो जाएगा, तो वृक्ष हो जाएगा आपका अशोक। उसके बाद आपसे अगर हम पूछते हैं फल क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय, तो आपको याद रखना है आम हो जाएगा। उसके बाद पूछते हैं खेल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको याद रखना है हॉकी क्या हो जाएगा, राजकीय खेल हो जाएगा। और आपका नृत्य कौन हो जाएगा, तो आपको याद रखना है नृत्य हो जाएगा कथक। अगर बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आपका खेल क्या हो जाएगा, तो क्रिकेट, लेकिन यहाँ पे जो है आपका चेंज हुआ है, मतलब कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो हॉकी। तो आप लोगों को जितना भी हम आपको राजकीय चिन्ह के बारे में बताएं, प्रतीक चिन्ह के बारे में बताएं, तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना। आपसे प्रश्न पूछा था कि राजकीय फूल क्या है दोस्तों, तो आपको याद रखना है राजकीय फूल जो है आपका पलाश हो जाएगा।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो जो आपका उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे हम पूछते हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश है, स्थापना दिवस मतलब स्थापना कब किया गया था दोस्तों, 24 जनवरी 1950 में क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश राज्य का जो है गठन किया गया था दोस्तों। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। और आपको याद रखना है कि जो आपका यूनाइटेड प्रोविंस है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, तो उत्तर प्रदेश रखा गया दोस्तों। जो कि आपको याद रखना है कि जो आपका उत्तर प्रदेश का दिवस है 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है दोस्तों, तो आप लोग जो है इस क्लास को शेयर कर देना। अगर आप लोग यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पर आपको जीके जीएस की क्लासेस, आपको करंट अफेयर की क्लासेस कंटिन्यू मिल रही है दोस्तों। तो अगर आप लोग नहीं पता है कि करंट अफेयर की क्लास कहाँ से करें, तो आप लोगों को याद रखना है इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है करंट अफेयर की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से सुबह में क्लास मिलती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग क्लास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो आपको याद रखना है जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी बात करते हैं तो आपका लखीमपुर खीरी में हो जाता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। और जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इस उद्यान की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका जो है किस सीमा के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है भारत और आपका नेपाल की सीमा के अंतर्गत आता है। कौन से सीमा, तो भारत नेपाल की सीमा के अंतर्गत आता है। जो कि आपका जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है आपका किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो तराई क्षेत्रों में आपका पाया जाता है। जो कि आपका कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई दोस्तों। तो आपको याद रखना है राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से अभी इस क्लास को लाइक कर दो, और एक बार जल्दी से सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दो दोस्तों। जो कि आपको पता है होमगार्ड की वैकेंसी आई है बहुत ज़्यादा, मतलब 41,000 प्लस वैकेंसी आई है। तो आप लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसमें हम आपको जीके जीएस की क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता भी है कि यूपी होमगार्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका 100 क्वेश्चन पूछने वाला है, वो भी आपका किस टाइप के, तो आपका सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन पूछने वाला है। तो आज का सेट है आपका तीसरा, और जो है आपको करंट अफेयर वाली क्लास डेली सुबह में मिलती है। तो आप लोग डेली आप लोग क्लास करंट अफेयर वाली ज़रूर किया करें दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा है। तो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, इसकी बात करते हैं तो आपको याद रखना है लोथल जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा नगर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह, तो आपका हो जाएगा लोथल हो जाएगा दोस्तों। और लोथल आपका कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला जो प्रश्न है आपका क्या पूछा है, कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ कराया था। तो आप बात करते हैं कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है, आपको पता भी होना चाहिए दोस्तों। जो कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। कौन सा मीनार है, तो कुतुब मीनार दोस्तों, जो कि आपका कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो आपको याद रखना है 1885 में। अगर आपसे इसी में हम एक क्वेश्चन बना के पूछते हैं दोस्तों, जो आपका कांग्रेस है, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना है पहला जो अधिवेशन हुआ था मुंबई में। कहाँ पे, तो आपको ध्यान में रख लेना, मुंबई में जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों।
तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला है आपका होम रूल। होम रूल आंदोलन 1916 का नेतृत्व प्रमुख रूप से किसने किया? तो आपको याद रखना है होम रूल का जो है प्रमुख रूप से मतलब क्या लिखा है, नेतृत्व की बात करते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की बात करते हैं तो जो होम रूल आंदोलन हो रहा था 1916 में दोस्तों, इसके क्या थे, प्रमुख नेता थे। तो आपको जरूर याद कर लेना कि क्या थे, प्रमुख नेता थे दोस्तों। कौन थे? एनी बेसेंट थे। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि भारत की जो है सबसे बड़ी आपका खारे पानी की झील, मतलब सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा हिंट, जैसे कि तटीय राज्य आपका बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी राज्य आपके मतलब इस खाड़ी के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका उत्तर। आपको हम इसका उत्तर लास्ट में बताने वाले हैं दोस्तों कि बंगाल की सबसे क्या लिखा है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम मतलब कौन हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसका उत्तर हम लास्ट में बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न है आपका, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो आपको ध्यान में रख लेना है दोस्तों कि भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, आपको याद रखना है तीसरे सबसे भारत की बात की गई, हाँ सही है दोस्तों। जो आपका भारत है, भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। कंचनजंगा की बात करते हैं, इसकी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों 8,586 मीटर। कितना हो जाएगा ऊंचाई? तो आपको ज़रूर याद कर लेना। अगर आप लोग यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी ऊंचाई क्या रहने वाली है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपको याद रखना है इसका उत्तर सिक्किम में हो जाएगा। कंचनजंगा कहाँ पे है, किस राज्य में है भारत के? तो आपको याद रखना है सिक्किम में। अगर आपसे हम पूछते हैं विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन हो जाएगी, तो यही आपका हो जाएगा कंचनजंगा। तो आपको इसकी ऊंचाई के बारे में पता रहना चाहिए, किस राज्य में है आपका, सिक्किम में राज्य में है। तो आप लोग जरूर पता रहना चाहिए दोस्तों। अगर आपसे हम पूछते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी, पर्वत चोटी, तो आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में आप लोग ज़रूर बताना कि इसकी जो है ऊंचाई कितनी है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई क्या रहने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 51 किससे संबंधित है? तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जो आपका नीति निर्देशक तत्व है किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक पाया जाता है। तो आपको याद रखना है 36 से लेकर 51 अनुच्छेद में आपका डीपीएसपी पाया जाता है। वहीं पे बात करते हैं जो आपका मौलिक कर्तव्य है आपका 51 का ए में पाया जाता है दोस्तों। और जो आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, इसकी बात करते हैं तो 12 से लेकर आपका 35 में पाया जाता है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा था, 51 एक किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपको याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब कि मौलिक कर्तव्य से आपका संबंधित है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पता रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो आप लोगों की लोकसभा की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है अगर आप लोगों की न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए, अगर 25 वर्ष से कम है तो आप लोग जो है लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकते। और आपको एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा के जो सदस्य की जो उम्र होती है न्यूनतम कितनी होती है दोस्तों? तो आपको याद रखना है 35 वर्ष। कितना याद रखना है? राज्यसभा में 35 और जो आपका लोकसभा है आपका 25 वर्ष हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा।
तो अगला जो प्रश्न है आपका क्या पूछा है, इकोनॉमिक्स से आया है, जो कि मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इसको मापने के लिए सामान्यतः किस सूचकांक जो आपका इंडेक्स है इसका उपयोग किस ये इंडेक्स का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है सीपीआई। सीपीआई क्या है तो आप लोगों को हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला जो प्रश्न है, योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ले ली है। तो जो आपका योजना आयोग है इस संस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली है। तो आप लोगों को याद रखना है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के क्या हो जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं। तो आप लोगों को जरूर पता रहना चाहिए और किसकी जगह लिया है नीति आयोग, तो आपको याद रखना है योजना आयोग। योजना आयोग कब लागू हुआ था दोस्तों, तो आपको याद रखना है 1950 में योजना आयोग को जो है क्या किया गया था, इसको लाया गया था दोस्तों। तो आपको पता रहना चाहिए और आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नीति आयोग जो है कब आया था, किस वर्ष आया था। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला भी आपका इकोनॉमिक्स से पूछा है, रेपो रेट का सही अर्थ क्या है। कुल मिला के आपसे क्या पूछा है, रेपो रेट का परिभाषा पूछा है दोस्तों। डेफिनेशन की बात करते हैं तो रेपो रेट की बात की गई है, मतलब कि जिस दर पर क्या आरबीआई बैंकों को ऋण देता है उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, जो कि आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इस बैंक को जो ऋण देता है, जिस दर पे ऋण देता है आरबीआई बैंक को, उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट। तो आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है आपका, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है। तो मानव शरीर में जो आपका इंसुलिन हार्मोन है इस ग्रंथ की बात करते हैं तो कौन से ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों, तो आपको याद रखना है अग्न्याशय। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला है आपका डीएनए, क्या लिखा है, डीएनए डबल आपका हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटसन और क्रिक्स के द्वारा जो है क्या किया गया, इसका प्रतिपादन किया गया। किसका, तो डीएनए का। तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए दोस्तों। उसके बाद देखते हैं अभी आपका 4-5 क्वेश्चन और है। तो अभी तक आप लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं और वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को रोककर आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर आपको डेली जो है आपको करंट अफेयर की क्लास, आपको यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू मिल रहा है दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग डेली क्लास कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है। तो जो आपका ओजोन परत है इसकी बात करते हैं तो मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब कि फार्मूला भी आप लोग ध्यान में रख लेना कि जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है किसके लिए है, ओजोन परत के क्षरण के लिए है। तो आप लोग ध्यान में रख लेना कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला जो क्वेश्चन आया है दोस्तों, आप लोग कॉपी में नोट करके रख लेना, क्योंकि आपसे एग्जाम में जो है फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो आपका HTTP है इसका काम क्या होता है। आपसे प्रश्न पूछा है कि इसका पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपको याद रखना है जो आपका HTTP है मतलब कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और आप लोगों को एक चीज़ और बता देते हैं, जो आपका HTTP है यह किसके लिए मतलब कार्य करती है। तो आपको याद रखना है जो आपका ब्राउज़र होता है और वेब सर्वर होता है उसी के बीच क्या करता है HTTP, तो उसी के बीच संचार करता है। तो आप लोग ध्यान में रख लेना।
उसके बाद अगला प्रश्न भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग डेटा को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप लोग जो है मतलब मोबाइल यूज करते हैं, नेट इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो आपसे प्रश्न वही पूछा है, आपका एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 1 KB सामान्यतः कितने बाइट के बराबर होता है? तो जो आपका 1 KB होता है दोस्तों, आपको याद रखना है 1 KB जो है कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट्स के बराबर होता है। अगर आपसे हम पूछ लेते हैं कि एक बाइट जो होता है BYT, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो आपको याद रखना है 8 बिट्स के बराबर होता है। वहीं पे आपसे हम पूछते हैं 1 KB बराबर कितना होता है? तो 1024। और 1 MB की बात करते हैं दोस्तों, 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं? तो आपको याद रखना है 1024 बाइट्स। उसके बाद अगर हम आपसे पूछते हैं कि 1 MB में कितने KB होते हैं? तो 1024 आपका KB होता है। वहीं पे आपसे हम पूछते हैं कि 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1000 कितने 24 क्या होते हैं? MB होते हैं। और 1 TB का मतलब 1 TB में कितने GB होते हैं? तो 1024। तो आपको जितना भी हम आपको मेजरमेंट बताएं दोस्तों, मापन के बारे में बताए हैं कि कितने मतलब मापे जाते हैं 1 MB में, 1 GB में, तो आपको पता रहना ज़रूरी है दोस्तों। तो आपको अगर हमारी क्लास सच में पसंद आ रही है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आप लोगों को जो है क्लास कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं खजुराहो का मंदिर के बारे में देख लेते हैं, जो कि खजुराहो का मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे दोस्तों। तो आपको ध्यान में रख लेना है खजुराहो का मंदिर जो है किस वंश के द्वारा बनवाए गए थे। तो आपको याद रखना है चंदेल वंश के द्वारा जो है इस मंदिर का क्या किया गया था? निर्माण करवाया गया था दोस्तों। जो कि खजुराहो का मंदिर जो है आपका किस राज्य में पड़ता है? तो आपको याद रखना है MP, मतलब कि मध्य प्रदेश में आपका मंदिर पड़ता है। तो जो आपका खजुराहो का मंदिर है बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, बहुत पुरानी मंदिर है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे एक बार ज़रूर घूमने जाइएगा दोस्तों, आपको जो है बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। जो कि खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है? तो MP में है। कहाँ पे है? MP में है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न में। तो इसी के साथ आपको क्लास ख़त्म होने वाली है। तो जैसा कि आपका प्रश्न है क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो जो आपका मानवाधिकार की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपसे हम पूछते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार की इसका दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है अभी 10 दिसंबर को जो है इस दिवस को मनाया गया था दोस्तों। तो आपको पता नहीं होगा तो आपको ध्यान में रख लेना है, अपने कॉपी में नोट कर लेना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आपका किस तारीख को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को पता भी कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग जो है करंट अफेयर वाली क्लास को देखते ही नहीं हैं, तो आपको पता नहीं होगा। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप लोग डेली जो है सुबह में करंट अफेयर वाली क्लास को ज़रूर देखा करें। उसमें हम आपको जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं, आपके बुक आथर मतलब कौन सा पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया, कौन सा दिवस कौन से दिन आपका मनाया जाता है, तो सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं करंट अफेयर वाली क्लास में। तो आप लोग जो है करंट अफेयर वाली क्लास को ज़रूर देखा करें दोस्तों। आप लोग एक दिन क्लास को देख लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको हमारे इस चैनल पर किस प्रकार के कंटेंट मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ये लास्ट वाला क्वेश्चन, इसी के साथ आप लोगों की जो है क्लास ख़त्म करते हैं जल्दी से। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर C, 1993 में। किस वर्ष? तो 1993 में क्या हुआ था? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार का क्या हुआ था? गठन हुआ था दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपको 25 क्वेश्चन लेकर आए थे, जैसा कि आपको पहले ही बताए थे। आज का जो सेट था आपका तीसरा सेट था। तो इसके पहले वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार आप लोग इस क्लास को ख़त्म होने के बाद, वैसे तो ख़त्म ही हो गई है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से जाके आप लोग प्लेलिस्ट में वहाँ से आप लोग पहला और दूसरी क्लास को ज़रूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। तो आप लोग जो है क्लास को ज़रूर देख लेना। तो चलिए
चलिए यही क्वेश्चन हम आपसे शुरुआत में पूछे थे कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो इसका उत्तर अगर आप लोग बताए हैं तो बहुत सही है। तो अगर जिसको नहीं पता है तो आप लोगों को बता देते हैं, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है बंगाल की खाड़ी में जो है इसके तटीय राज्य कौन कौन से आते हैं। तो आपको हम बताए हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसके बाद उड़ीसा और अंडमान निकोबार। तो आपका सबसे बड़ी खाड़ी की बात किया गया है तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम क्लास को ख़त्म करते हैं। आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। जो भी यूपी होमगार्ड की तैयारी करना चाहते हैं उनको इस चैनल के बारे में आप लोग ज़रूर बता देना कि इसी चैनल पर आपको जीके जीएस की क्लास, करंट अफेयर वाली क्लास आपको डेली मिल रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप